हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेस में। मैं हूं अजय शर्मा और आ गया हूं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको क्लास 10वीं की सामाजिक अध्ययन में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का अध्ययन कराएंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार हमारा चैनल है जो आपको डेली बाय डेली 10वीं की संपूर्ण क्लास की व्यवस्था करा रहा है और आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी विषयों के लिए जो है वीडियो उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स की सभी वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। हमारे यहाँ ITI क्लास की जो है डेली अपडेट वीडियो भी चलाई जाती है। जैसा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे क्लास 10वीं के छात्रों के लिए भी उपयोगी है, तथा जो बच्चे बिहार बोर्ड से ITI प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी लाभदायक है। क्योंकि जो बिहार ITI का प्रवेश परीक्षा होता है उसमें क्लास 10वीं का जो स्टैंडर्ड होता है उसी स्टैंडर्ड के आधार पर सवाल आपसे किए जाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे एक एक बात को जो बताया जा रहा है वीडियो में उसे आप अपने कॉपी पे भी नोट करें, क्योंकि जिन जिन टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट वाइज वीडियो भी हम आपको इसी चैनल पर बनाते रहेंगे, जहां से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे और हमारे साथ जवाब भी देंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको बता दें कि आज हम ज्योग्राफी की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे जो 10वीं के अनुसार यानी कि बिहार बोर्ड के NCERT के सिलेबस के अनुसार जो हमारा ज्योग्राफी है उसके दो पार्ट हैं, है ना। उसमें से पहला पार्ट है आपका खंड क और दूसरा पार्ट है खंड ख। खंड क में क्या है, आपके इकाई 1 में भारत के जो संसाधन है और उसके उपयोग उसके बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में हमें पढ़ना है कृषि के बारे में। इकाई 2 में हमें क्या पढ़ना है, कृषि के बारे में। इकाई 3 में हमें पढ़ना है निर्माण और उद्योग के बारे में, ठीक है। और इकाई 4 में हमें पढ़ना है परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में। इकाई 5 में हम पढ़ेंगे बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। और इकाई 6 में हम पढ़ेंगे मानचित्र का अध्ययन। तो ये हो गया आपका पार्ट क, ठीक है। अब आते हैं नीचे, और नीचे देखिए यहाँ पे आपको हम लेके आ रहे हैं नीचे, और पार्ट ख में यानी खंड ख में आते हैं। यहां आपको पढ़ना है प्राकृतिक आपदा के बारे में, ठीक है। दूसरा आप यहां पढ़िएगा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, है ना, जहां पे हम बाढ़ और सुखाड़ की चर्चा करेंगे। दूसरा है यहाँ पे आपका, तीसरा है आपको यहाँ पे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जहां हम भूकंप और सुनामी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इकाई यहाँ पे 4 है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, ठीक है। और 5वां है आपका आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और आपका 6ठा इकाई है आपदा और सह अस्तित्व। और कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास जो है कुल मिलाकर 6 इकाई और 6 इकाई यानी कि हमें 12 इकाई की जो है अध्ययन करनी है। और 12 इकाई में से हम सबसे पहले पार्ट क यानी कि खंड क का अध्ययन आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं खंड क। इस खंड में हम आपको बता दें कि यहां हम भारत के संसाधन एवं उसके उपयोग का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे सवाल उठता है कि संसाधन क्या होते हैं, है ना। तो संसाधन का एक शॉर्ट जो है संक्षिप्त परिभाषा है कि मानव जीवन में उपयोग आने वाली जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी क्या हैं, संसाधन ही हैं। हम जितने सारे वस्तु उपयोग में लाते हैं सब क्या है, संसाधन है। खुद मानव भी हम एक जो है मानव है, हमारा जीवन भी एक संसाधन है और मानव भी एक संसाधन है। तो मानव जीवन में आने वाली जितनी सारे वस्तु उपयोग में लाई जाती है सबके सब क्या है, संसाधन है। जैसे कि एक मानव दूसरे मानव की जो है सहायता करता है, उस तरह से मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। जैसे में आप क्या कह सकते हो, जल, पेड़ पौधे, है ना, जितनी सारी वस्तुएं हम अपने लाइफ में उपयोग कर रहे हैं,
डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, सभी क्या हैं, सभी संसाधन ही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे संसाधन को एक जो है ना, एक तालिका के माध्यम से एक यहाँ पे जो है एक डायग्राम के माध्यम से संसाधन को बंटवारा करके अलग अलग विभाजित करके समझाया गया है, जिसे आप शॉर्टकट में जो है बहुत तेजी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रकार होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। याद रखिएगा, हर बात को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, अब जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका नवीकरणीय, दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में आपको सतत विकास के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पवन, जल, सौर ऊर्जा। ठीक है, और नवीकरणीय में आपको जैव के बारे में पढ़ना है, और जैव में क्या आएगा आपका, वनस्पति है ना, प्राकृतिक वनस्पति, और जैव में आपका आएगा वन्य जीव। ठीक है, ये सब क्या है, संसाधन ही है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये सतत संसाधन होता है नवीकरणीय स्रोत में, और ये जैव संसाधन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्राकृतिक वनस्पति संसाधन, और ये होता है वन्य जीव संसाधन। ठीक है, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम। तो अब जो है हमारा जो अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय जो हम अभी देख रहे हैं, अनवीकरणीय जो संसाधन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में दो जो है, दो संसाधन होते हैं, एक होते हैं पुनः चक्रीय, है ना, और दूसरे होते हैं अचक्रीय। ठीक है, तो अनवीकरणीय में है जो माने जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप पुनः जो है उन्हें दोबारा जो है प्रयोग में ला सकते हैं, है ना, लेकिन अनवीकरणीय में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे भी आपके संसाधन है जो दोबारा उपयोग में नहीं ला जा सकते, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, अभी तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो उसके बाद हम संसाधन को मानवीय तरीके से अगर समझें, तो मानवीय तरीके से संसाधन जो है वो आपको व्यक्तिगत हो सकता है ना, सार्वजनिक हो सकता है, आपका राष्ट्रीय हो सकता है, और अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। यानी कि मानवीय तरीके से संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो संसाधन है, सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए जो संसाधन है, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संसाधन है। ठीक है, तो अभी एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए, अब जो मानवीय संसाधन है उसमें से एक पॉइंट है यहाँ पे कि व्यक्तिगत के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, ये जो राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन में क्या खास बात है कि इसको आप तट से, जो समुद्र का जो किनारा होता है ना, तो समुद्र के तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगर आप ये समझो कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय अगर सीमा अगर आप समुद्र में तलाश रहे हैं, तो आपके देश से 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा में नहीं होता है, देश के सीमा में होता है। यानी कि अगर हम समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी तक चले, तो हमारा समुद्र से 200 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो हमारे देश में होगा, यानी कि वो राष्ट्रीय क्षेत्र होगा। और अगर हम 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया में अगर हम प्रवेश कर जाएंगे तो वो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम समुद्र में गए, जैसे मान लीजिए मुंबई से या फिर किसी समुद्र से हम जो है जहाज के माध्यम से समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, तो जब तक माने हम अगर 200 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करते हैं तो हमारे द्वारा जो यात्रा होगी वो राष्ट्रीय क्षेत्र में होगी। अगर हम 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की जो है यात्रा करना शुरू कर देते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे तट से 200 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, तट से यानी समुद्री किनारे से 200 किलोमीटर की दूरी के आगे का जो संसाधन होता है वो अंतरराष्ट्रीय होता है। ठीक है, और जो हमारे समुद्र तट से 200 किलोमीटर के अंदर में जो दायरे आते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि संसाधन का नियोजन क्या होता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण
उपयोग संसाधन का नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब क्या हुआ? उसे सही तरीके से उपयोग करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना, और उसके पीछे विवेकपूर्ण का मतलब हुआ कि यदि आप कोई भी संसाधन का उपयोग सूझबूझ के साथ करते हैं तो वैसा किया गया जो सूझबूझ के साथ जो किया गया उपयोग है वही आपका संसाधन का नियोजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप पानी को अपने जो उपयोग है उसके अनुसार आप खर्च करते हैं तो आपका जो है नियोजन संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। आप जो काम माने कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, या फिर पेड़ पौधे हो गए या मिट्टी हो गया, आप किसी भी संसाधन को यदि आप सूझबूझ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसे आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बेकार में नष्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भी आप संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपका संसाधन नियोजन कहलाएगा। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है कि सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। देखिए, सतत विकास को मैं आपको बता दूं, सतत विकास का यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सतत विकास की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। देखिए, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। यानी कि अगर देखिए, अगर किसी भी हम संसाधन को, किसी भी वस्तु को अपने भविष्य में सोचकर हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें जो है कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, अगर हम ये चीज सोचकर जो है अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पीढ़ी के लिए अपने संसाधनों को बचा कर रखते हैं, तो इस तरह का जो विकास होता है उसे हम सतत विकास कहते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हम विकास को तो नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज हम कोयला का उत्पादन नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, हम पेट्रोलियम का उत्पादन करना नहीं छोड़ सकते हैं, या पेट्रोलियम को खर्च करना नहीं छोड़ सकते हैं, या हम कोयला को जो है खर्च करना नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोहा को जो है, जो हम लोहा का उपयोग कर रहे हैं वो हम उपयोग उसका नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि हम जो जिस चीज का भी उपयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी जो है संसाधन हो, चाहे वो जैव संसाधन हो, चाहे वो अजैव संसाधन हो, या वो संसाधन नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो, हम किसी भी सामान का जो प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हम उसको सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का जो इस्तेमाल है, इस तरह का जो प्रयोग है, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास का मतलब आपको समझ में आया कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच समझकर उनके लिए संसाधनों का अगर बचत करते हैं और उनके लिए संसाधनों को संरक्षित करते हैं तो इस तरह का विकास सतत विकास कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, आज आपको पता होगा कि आपको जो है पर्यावरण दिवस जो है वो तो आपको पता होगा। पर्यावरण दिवस आज 5 जून था और 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। और संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष को यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो संसाधन होते हैं उन्हें हम अगर सुरक्षित रखना चाहें तो हम बिल्कुल रख सकते हैं, अगर हम उन्हें आवश्यकता अनुसार और अपनी सूझबूझ के अनुसार विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें तो हम किसी भी संसाधन को अपने पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काफी बचा कर रख सकते हैं। साथ में मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज पर्यावरण दिवस था तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में कम से कम जो है एक पेड़ तो अवश्य लगाएं, क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष जो है हमारे जीवन के लिए उपयोग है, जिस प्रकार हमारे जीवन में सांसों का जितना उपयोग है उसी प्रकार वृक्ष का भी होना चाहिए, क्योंकि बगैर सांस लिए जिंदगी संभव नहीं है और वृक्ष के बिना हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वृक्ष जो है अपने पूरे जीवन में केवल दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए बिल्कुल नहीं जीता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो एक बागवानी की तरह जो है हम उसे पाल के बड़ा करते हैं, तो हमें वो फूल देता है, फल देता है, बाद में लकड़ी देता है, हमें वो जितना सारा चीज देता है, छांव देता है, हमें हमारे पर्यावरण के लिए जो है, पर्यावरण के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन देता है, जो है वो पूरा जीवन अपना जो है दूसरों के लिए होता है उसका जीवन। इसलिए हमें कभी भी किसी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो है
वो दूसरों के लिए पूरा जिंदगी भर जो है ऐसे ही जी लेते हैं, अपने लिए तो जीते नहीं है। इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और कम से कम अपने जीवन में 1 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे आग्रह करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।